फिर डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू क्यों गिरती जा रही है? क्योंकि अगर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अगर लगातार बूस्ट होता जा रहा है तो? देखिए, विदेशी मुद्रा भंडार जो बढ़ रहा है और डॉलर का जो मुद्दा है कि डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी का जो है हुँ, वैल्यू घट रहा है। तभी दोनों एक जुड़ सकते थे, आज दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। डॉलर अगर देखें तो डॉलर आज अपने लिए संघर्ष कर रहा है। ठीक है, इस हुँ, ट्रांजिटरी फेज में हम कह सकते हैं कि अ, अभी उसका जो है तो एप्रिसिएशन हो रहा है। हुँ, लेकिन आप जरा उनकी मैक्रो इकोनॉमी देखिए, अमेरिका की और भारत की मैक्रो इकोनॉमी देखिए। हमारी मैक्रो इकोनॉमी चाहे जीडीपी के ग्रोथ में देखिए, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन में देखिए, चाहे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के रूप में देखिए, हुँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देखिए, डिमांड हुँ, जनरेशन में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में देखिए, और हमारा जो ऋणग्रस्तता है वो लगातार कम हो रही है। हुँ, अमेरिका का क्या है? अमेरिका के पास सैलरी देने के पैसे नहीं हो रहे। अभी कल ही उनके यहाँ उनकी पार्लियामेंट में हुआ, कांग्रेस में ये हुआ कि किसी तरह से खर्चे के लिए पार्टियां एग्री कर रही हैं कि खर्चा उनका पूरा हो सके। हुँ, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ रेवेन्यू नहीं आ रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि डॉलर का दाम क्यों बढ़ रहा है? अब यहाँ पर एक चीज और आपको जोड़ना पड़ेगा कि गोल्ड का जी, दाम क्यों बढ़ रहा है? अगर बिल्कुल। गोल्ड का दाम डॉलर का दोनों का बढ़ रहा है, तो हुँ, इसका मतलब कि डॉलर कुछ फेक रूप से अपने को आगे बढ़ा रहा है। इसको समझ, उनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स कमजोर है, उनका हुँ, डॉलर की एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबली कम हो रही है। अभी आपको उसका डेटा खुल करके नहीं दिखेगा। भारत का भी डेटा देखिए, डिजिटल करेंसी में लेन-देन देखिए नंबर 1, हुँ, नंबर 2 हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं रूपी ट्रेड का, हुँ, हुँ, बहुत से क्रिटिक कहते हैं अरे छोटी-छोटी कंट्री से होता है। भारत अगर मान लीजिए कई कंट्रीज़ को अब तक छोटी ही सही है, अगर हम रुपए में एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम बिल्कुल, अपना यूपीआई दूसरी जगह लॉन्च कर रहे हैं, हम किसका इस स्थान ग्रहण कर रहे हैं? सही बात। फिर चीन यही काम कर रहा है। आप एक और ध्यान दीजिए कि स्विफ्ट जो अमेरिकन टूल है बैंकिंग ट्रांज, अश्विनी जी बेहतर बताएंगे, हुँ, तो उसको अब रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग अपने से। चाइना अपने से कर रहा है, भारत अपने से धीरे धीरे कर रहा है। तो उनकी डॉलर के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है दीजिए। तो इस समय थोड़ा सा ट्रांजिशन का फेज है और अच्छा। बड़ा उठापटक है। तो इसलिए मुझे लगता है डॉलर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे लौकी इंजेक्शन लगा के उसका फुलाया जाता है, वैसे ही डॉलर भी फूल रहा है। और बहुत जल्दी डॉलर में आप देखेंगे जैसी उनकी अर्थव्यवस्था जमीन पर आ रही है, डॉलर भी बहुत जल्दी, ज्यादा का समय मैं नहीं ले रहा हूं आपसे, हुँ, 1 से 2 वर्ष का समय मांग रहा हूं, फिर डॉलर आप देखिएगा। जी, डॉलर हो आपके पास तो निकाल दीजिए, मैं इतना ही कहूंगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन एटीसी और एटीडी का ज़िक्र कर रहे थे। जी, मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर शायद इस बजट में ध्यान ना रहे। उसका रीज़न संजय जी ने खुद ही बताया कि 75% लोग उधर शिफ्ट कर चुके हैं हुँ। न्यू लीजिंग में, और ऑलरेडी इनकम नहीं, टैक्स का लेकिन लिमिट चूँकि सर 12। यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात की जाए, तो इनकम टैक्स की नई रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। अब देखिए, करने को कुछ भी कर दें, लेकिन हुँ, इस समय मुझे इसलिए नहीं लगता है कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है इनकम टैक्स के अगर स्लैब वो बढ़ा दिए गए हैं और स्लैब्स में भी छूट है। नंबर 1, जीएसटी की दरों को बहुत घटाया गया है। हुँ, तो मुझे लगता है कि सरकार दूसरे क्षेत्रों पर ध्यान देगी। लोग सोच भी नहीं रहे थे, 12 लाख रुपया उसको कर दिया गया है। हुँ, जीएसटी के बारे में किसी ने कल्पना नहीं करी थी, उसमें इतना व्यापक कमी आई, और उसका ऐसा नहीं है कि पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया दोनों को। तो हुँ, उसी का नतीजा है कि डायरेक्ट टैक्सेस का हमारा शेयर बढ़ रहा है, हुँ, और इनडायरेक्ट टैक्सेस का शेयर जरूर जो है हमारा घटा है, लेकिन रेवेन्यू रियलाइजेशन हमारा बढ़ रहा है। इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस प्रकार का हो गया है कि हुँ, हमारा टैक्स बेस बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों के अलावा मुझे इस बजट को हम लोगों को समझना चाहिए कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड और विकसित भारत की ओर क्या रहेगा। उसको जैसे प्रधानमंत्री जी एक रेखांकित करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में या अन्य क्षेत्रों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे घटाया जाए, हुँ, एआई की उसमें क्या भूमिका हो सकती है, या इसी प्रकार से आप देखिए कि इनोवेशन कैसे हमको आगे ले जा सकता है, क्वालिटी एक्सपोर्ट हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हुँ, इन चीजों पर फोकस देखने को मिलेगा मुझे लगता है। हुँ, और जहां तक बात रहती है कि हम देखिए, हम जीडीपी मॉडल को भी आप देखिए तो ये सरकार बड़े अजीबोगरीब मॉडल उससे ले जा रही है, जो कि भारत के लिए सर्वथा उपयुक्त भी है।
उदाहरण के तौर पर कई ऐसे अभिनव प्रयोग हुए हैं 2014 से कि इनिशियली उन कारणों से जीडीपी घटता है, लेकिन इकोनॉमी बढ़ती है। अभी हम लोग इग्नोर कर दे रहे हैं, 2-3 बड़ी बातें इसमें कही गई हैं, लेकिन पूरा का पूरा मैं देखता हूँ मीडिया इग्नोर कर दे रहा है उसको। और वो क्या है? वो है मोबाइल का उपयोग, ऑनलाइन रहना पब्लिक का, या इसी प्रकार की चीजें। इसको हमें जोड़ना चाहिए किससे? स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले से जोड़ना चाहिए, और दोनों के सार्थक परिणाम आए हैं। सेक्स रेशियो बढ़ा उसकी वजह से, स्वच्छता बढ़ने के कारण हमारे यहाँ आईएमआर घटा, मॉर्बिडिटी यानी कि बीमारी रुग्णता घटी है। तो इस पर भी जाकर के हम ह्यूमन लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग को या पूरे के पूरे बिजनेस सेक्टर को हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो देखिए ये इनोवेटिव थिंकिंग है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए एनएसए ने डेटा रिलीज किया अभी 2 साल पहले, टाइम स्पेंड, उस टाइम स्पेंड का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमारा टाइम बहुत ज्यादा लेकर के 5 साल से बच्चे से लेकर 85 साल 90 साल तक के लोगों का कितना टाइम ऑनलाइन जाता है और किस लिए जाता है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण विषय है, और अगर इस तरह के विषय आते हैं तो निश्चित तौर पर ये सोशल अवेयरनेस का कारण बनना चाहिए, और ये कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को, चिंतन को, हमारे थिंकिंग को और प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर को मजबूत करता है। तो हमें लगता है कि जो नई चीजें आ रही हैं उसकी ओर देखना चाहिए, और जो फ्रीबीज की बात आ रही है, देखिए इससे ज्यादा सरकार की कैपेसिटी नहीं है बहुत ज्यादा छूट देने वाली। अगर हम देखते हैं बड़ा तबका नेशनल हेल्थ मिशन से 5 लाख वाले से जिसको कह सकते हैं उससे जुड़ रहा है, तो बहुत कुछ उससे कॉस्ट कवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब हम लोगों को थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए और एनवायरनमेंट की तरफ, अर्बन सिटी उसके लिए, और सबसे बड़ी चीज जिसकी चिंता अभी तक हमने नहीं की आज की डिबेट में, वो है कि कृषि क्षेत्र को कैसे और लाभकारी बनाया जाए। कृषि क्षेत्र यहाँ हमारा पीड़ित क्यों है? इसलिए नहीं पीड़ित है कि उसको 6,000 का 9,000 मिलेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमारे भारत की कृषि को बर्बाद कर दिया। ठीक है सर, कृषि क्षेत्र को लाभकारी बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।